नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम अपेक्स बैंक वैकेंसी के लिए टॉप 50 एमसीक्यू करेंगे हिंदी भाषा पर, जिसमें हमने हिंदी के सभी टॉपिक्स से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है और इसमें हम टॉप 50 एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा वर्ण दंतोष्ठ वर्ण है। ऑप्शन है य, र, ल, व। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व, और ये एकमात्र दंतोष्ठ वर्ण है। ठीक है, एकमात्र दंतोष्ठ वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय। तो देखिए त्रिनेत्र में क्या है, त्रिनेत्र मतलब जिसके 3 आँख हैं, अर्थात शिव जी, शिव शंकर, ठीक है, या शंकर भगवान। तो अर्थात यहाँ पास क्या हो रहा है, तीसरा पद प्रधान हो रहा है। तीसरा पद प्रधान हो रहा है तो वहाँ पास हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अगर बहुब्रीहि नहीं होता है यहाँ पास ऑप्शन में तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है द्विगु, क्योंकि इसमें प्रथम पद क्या है, संख्यावाची है, त्रि है, त्रि मतलब 3। तो प्रथम पद जब संख्यावाची हो तो द्विगु समास होता, लेकिन ऑप्शन में बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको बिल्कुल डिटेल से पूरा हिंदी के सभी टॉपिक्स चाहिए तो उसके वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड हैं, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन ये अपेक्स बैंक की वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण रूप से तैयार किया गया है, तो इसमें हम केवल 50 क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह बाइक से रायपुर गया, वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन है सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या फिर संयुक्त क्रिया। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्विकर्मक, क्योंकि यहाँ पास 2 कर्म है। 2 कर्म कौन कौन से, बाइक और रायपुर, तो ये दोनों कर्म हैं, तो द्विकर्मक यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विशेषण हरा को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कीजिए। ऑप्शन है हरापन, हरियाली, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए हरा का जो भाववाचक बदलते हैं तो हरापन भी सही होता है, हरियाली भी सही होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट है, उपर्युक्त दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मनोज शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है मन प्लस ओज, मन प्लस उज, मन प्लस ज, मनो प्लस ओज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मन प्लस ज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन है चमगादड़, कौवा, बगुला, मच्छर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ स्त्रीलिंग है, बाकी ये सभी क्या है, पुल्लिंग में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द नारी के बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन है नारियां, नारीवृंद, नारियों या फिर नारीगण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नारीगण नारी के बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता, इन सभी को नारी के बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वह अभी पढ़कर आया है, वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन है पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण वर्तमान या फिर सामान्य वर्तमान काल। तो देखिए वह अभी पढ़कर आया है मतलब जब एक क्रिया क्या हो गई हो, समाप्त हो गई हो, जस्ट समाप्त हुई हो, और आया है दूसरी क्रिया भी क्या हो गई, पूर्ण हो गई। आया है मतलब पूर्ण क्रिया है, और पढ़कर मतलब पढ़ना क्या है, समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार जब कोई भी क्रिया निकट भूत में संपन्न हुई हो तो वहाँ पास क्या हो, निकट भूत मतलब जस्ट अभी अभी कोई क्रिया क्या हो, संपन्न हुआ हो, तो वहाँ पास आसन्न भूतकाल होता है। आसन्न का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है, आसन्न का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। तो यहाँ पास जुड़ी हुई क्रिया इसलिए, और वह भी भूतकाल बता रहा है, इसलिए यहाँ पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बिल्लियां कुत्तों से डरती है, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन है कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर डी में से कोई नहीं। तो देखिए बिल्लियां कुत्तों से डरती है, से कौन सा कारक हो जाता है, से 2 ही उसमें आता है, ठीक है। एक तो होता है करण से, ठीक है, एक तो होता है करण में होता है से, और इसके अलावा होता है अपादान में। तो जब भी डरने की क्रिया हो तो वहाँ पास अपादान कारक होता है, ठीक है, डरने की क्रिया हो या अलग होने की क्रिया हो, और वहाँ पास जब से का प्रयोग हो तो वहाँ पास अपादान कारक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक निपात का उदाहरण है। ऑप्शन है काश, अगर, तब या फिर इनमें से कोई नहीं। निपात मतलब क्या है, ऐसा शब्द जिसके प्रयोग से वाक्य में क्या होता है, भावार्थ समझ में आता है, भावार्थ जो है समझ में आता है और वाक्य में वजन पड़ता है, ये समझ लीजिए। जैसे ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट आंसर है, और इसमें यदि मैं वाक्य प्रयोग करूँ, जैसे काश की मैं पढ़ लेता, काश मतलब यहाँ पास क्या कर रहा है, वाक्य पर एक दबाव बना रहा है। तो इस प्रकार के शब्दों को क्या करेंगे, हम निपात बोलेंगे।
तो ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद वह आते जाते रहता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या फिर संयुक्त। देखिए आते जाते रहता है, आना जाना क्या है यहाँ पास? क्रिया है। आना जाना क्या है? क्रिया है। जो दो क्रिया को मिला के यहाँ पास क्या किया गया है? एक क्रिया बनाया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जो करेगा सो भरेगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। तो देखिए जो, सो, जैसा, वैसा इस प्रकार के जब शब्द प्रयोग हों तो वहाँ पास हमेशा संबंधवाचक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है वाक्य में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है उपमा, संदेह, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक। देखिए मानो, मनु, जानो, जनु इस प्रकार के मतलब जब शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ पास उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस छंद में प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है? ऑप्शन है दोहा, रोला, सोरठा या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इन सभी में क्या होता है? प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। दोहा में 13-11, 13-11 के क्रम में 4 चरणों में होते हैं। ठीक है, 4 चरण और 2 पंक्तियां होती है। एक पंक्ति 13-11 को मिलाकर फिर से 13-11 को मिलाकर एक पंक्ति होता है। इस रोला और सोरठा में क्या होता है? इसका जस्ट विपरीत होता है। 11-13, 11-13 के क्रम में 24 मात्राएं होती है। इसमें भी 11-13 के क्रम में 24 मात्राएं होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भयानक रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन है क्रोध, भय, शोक, उत्साह। तो देखिए भयानक रस का स्पष्ट रूप से यहाँ पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रोध किसका स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का है। शोक किसका है? तो करुण रस का है। उत्साह किसका है? तो वीर रस का है। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिए। ऑप्शन इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची है पूछा है। ठीक है, ऑप्शन है जलधि, पारावर, अर्णव या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए जलधि तो है ही एकदम स्पष्ट है, लेकिन पारावर और अर्णव भी समुद्र के पर्यायवाची में आते हैं। तो इन्हें भी याद रखिए। ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा एक गुण स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन है महेश्वर, सर्वोत्तम, वनौषध या फिर अत्योज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोत्तम। इसमें क्या हुआ है? सर्व प्लस उत्तम, सर्व प्लस उत्तम अर्थात ऊ का परिवर्तन हुआ है ओ में। और जब भी इस प्रकार का परिवर्तन हो संधि स्थल पर ए, ओ या फिर अर आए तो इन तीनों में से कोई भी एक हो तो वहाँ पास क्या होता है? गुण स्वर संधि। लेकिन अति प्लस ओज यहाँ पास यण स्वर संधि है। यहाँ पास क्या है? यण स्वर संधि है, क्योंकि यहाँ पास क्या हुआ है? मैंने बताया था या, व और र ये तीनों हो, और इससे पहले जब कोई भी आधा अक्षर हो, क्या हो? आधा अक्षर हो, तब वहाँ पास क्या होता है? यण स्वर संधि। तो ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? ऑप्शन है त, स, ल या फिर प। तो पार्श्विक व्यंजन एकमात्र कौन सा है? सी। ऑप्शन सी याद रखिए, ल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है त्रयंबक में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो देखिए त्रयंबक, त्रयंबक में क्या है? त्र मतलब क्या हुआ यहाँ पास? 3। तो जब भी इस प्रकार के संख्यावाची वाक्य पहला पद हो और उसके बाद अंबक, अंबक मतलब माताएं, अंबक मतलब माताएं, तो यहाँ पास देखिए पहला पद क्या है? संख्यावाची, दूसरा पद विशेषण। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा सूर का विलोम शब्द है? सूर का विलोम शब्द देखिए तो यहाँ भीरु, शत्रु, दृश्य या फिर कायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीरु। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कंठोष्ठ वर्ण है? ऑप्शन है ए, ऐ, ओ, अम। तो देखिए कंठोष्ठ वर्ण केवल 2 हैं। कौन कौन से? ओ और औ। तो दोनों को बिल्कुल याद रखिए, व्याकरण में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तारों वाली रात। ठीक है, तारों वाली रात, इसके लिए आपको एक शब्द देना है। ऑप्शन है पूर्णिमा, विभावरी, अमावस्या या फिर लिप्सा। तो देखिए पूर्णिमा जब चांद क्या होता है? पूर्ण रूप से दिखाई देता है, अर्थात
और ये और अमावस्या महीने में क्या होता है, एक बार आता है। तो इन दोनों में से तो कोई नहीं है। अमावस्या मतलब बिल्कुल, अमावस्या एक स्थिति में हो सकती है तारों वाली रात, लेकिन कौन सी अमावस्या को पूर्ण रूप से सभी तारे दिखाई देंगे इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर है, विभावरी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद लिप्सा के बारे में जान लीजिए। तो लिप्सा क्या है, लालच बोल सकते हैं इसको, या फिर कुछ लाभ पाने की चाह, कुछ लाभ पाने की चाह बोलेंगे लिप्सा को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कमल का पर्याय नहीं है। ऑप्शन है अरविंद, नलिन, अब्ज या फिर विधु। तो देखिए इसका अरविंद, नलिन और अब्ज ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं, और विधु क्या है, विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इनको भी याद रखिए कौन कौन से पर्यायवाची हैं, अलग टाइप के दिख रहे होंगे, अरविंद, नलिन, अब्ज। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ओस की मोती मुहावरे का अर्थ है। ओस की मोती मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन है शीत ऋतु, शीत की मोती, क्षणभंगुर, दिखावटी वस्तु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षणभंगुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अधिक आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना के लिए एक शब्द चुनिए। तो जब देखिए आपने जैन धर्म में पढ़ा होगा, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना क्या होता है, अपरिग्रह। अपरिग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक पुल्लिंग है। ऑप्शन है हिंदी, देवनागरी, ब्रह्मपुत्र या फिर मानसरोवर। तो देखिए बोली भाषा ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। मानसरोवर झील का नाम है, प्रत्येक झील का नाम हमेशा स्त्रीलिंग होगा। तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र करेक्ट आंसर है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि नदियों का नाम भी सदैव स्त्रीलिंग होता है। अपवाद है ब्रह्मपुत्र, सोन और एक है सिंधु नदी। तो ये तीनों नदियाँ क्या हैं, अपवाद हैं, ये तीनों पुल्लिंग में आते हैं, बाकी सभी नदियाँ क्या होंगी, स्त्रीलिंग में आएंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बारिश बंद हो तो मैं आऊँ। बारिश बंद हो तो मैं आऊँ वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन है संभाव्य वर्तमान, हेतु हेतुमत भूत, संभाव्य भविष्य या फिर हेतु हेतुमत भविष्य काल। तो देखिए बारिश बंद हो तो मैं आऊँ मतलब एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है, और मैं आऊँ मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पास भविष्य की बात की जा रही है, भविष्य की बात की जा रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है थोड़े दिनों की बात है वाक्य में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन है निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या फिर अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए थोड़े दिनों की बात है, दिन की बात की जा रही है, दिन हमेशा संख्या में होंगे ना कि परिमाण में। हाँ अगर यहाँ पास क्या होता जल या फिर किसी पदार्थ की बात की जाती, ठीक है, पदार्थ मतलब कोई भी या फिर खाद्यान्न भी आ सकते हैं। परिमाण मतलब जिन्हें आप नाप सको, ठीक है, परिमाणवाचक में जिन्हें आप नाप सको, और जिन्हें गिनोगे वो संख्यावाचक में आएंगे। तो इसे भी याद रखिए, दिन की बात की जा रही है इसलिए हमने यहाँ पास अनिश्चित संख्यावाचक लिया। वह भी अगर 2 दिनों की बात है बोलता तो निश्चित में लेते, लेकिन यहाँ थोड़े दिनों मतलब अनिश्चित की जा रही है बात, तो डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विशेषण के मूलतः कितने भेद हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो विशेषण के 4 भेद हैं, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। कौन कौन से 4, तो गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। अभी हमने देखा परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर, तो परिमाणवाचक है। और इसके अलावा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं मूल रूप से। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन मूल रूप से यदि आपको पूछा जाए तो 4, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चना का तत्सम रूप है। ऑप्शन है चणक, चणा या फिर चाणक या फिर चणाक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शिव का पर्यायवाची है। शिव का पर्यायवाची पूछा गया है। ऑप्शन है पिनाकी, लंबोदर, पिपासु या फिर पिनाक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिनाकी शिव का करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यायवाची में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अंबर का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अनेकार्थक मतलब उसके कई प्रकार के जो अर्थ निकलते हैं अंबर से, तो उनमें से कौन सा एक सही मीनिंग नहीं है। तो अंबर का एक अर्थ आकाश भी होता है, अंबर का एक अर्थ वस्त्र भी होता है, अंबर का एक अर्थ बादल भी होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश नहीं होता है। अंबर मतलब प्रकाश नहीं होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भरत मुनि के रस सूत्र में
निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या फिर संचारी भाव। तो देखिए स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, ठीक है। रस में स्थायी भाव का उल्लेख भरत मुनि ने नहीं किया है। इनका जो रस सिद्धांत था, भरत मुनि कौन है? तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इनका रस सिद्धांत क्या था? संस्कृत में एक श्लोक का लाइन है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, ठीक है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, मतलब इन्होंने केवल इन तीन को ही बोला, इन तीनों के संयोग से ही क्या किसकी निष्पत्ति होती है? तो रस की निष्पत्ति होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मूल रूप से रसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 8, 9, 10 या फिर 11। करेक्ट आंसर आपको हमेशा जानना है, जो हमेशा करेक्ट लेना है ऑप्शन बी को लेंगे। मूल रूप से 9 रस हैं, ठीक है। इसके अलावा इन ऑप्शंस को भी देख लीजिए, 8 जो रसों का रूप बताया गया है, ठीक है। तो इसका वर्णन किसने किया है? भरत मुनि ने कितने रसों का वर्णन किया है? तो केवल 8 रसों का वर्णन किया। 10वां रस किसने बताया? और मूल रूप से है 9, ठीक है। 10वां रस वात्सल्य रस को कहा किसने? आचार्य विश्वनाथ ने। तो 10वां रस किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ, ठीक है। इनका नाम याद रखिए, आचार्य विश्वनाथ। इन्होंने वात्सल्य रस को क्या दिया? 10वें रस की संज्ञा दी। इसके अलावा 11वें रस के रूप में रूप गोस्वामी ने किस रस को माना? तो भक्ति रस को माना। तो मूल रूप से इसलिए 9 बोला जा रहा है। देखिए 9 में क्या है? 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। शांत रस में ही भक्ति रस आ जाता है, लेकिन यहाँ पास भक्ति रस को भी बताया गया है, तो याद रखिए किसने बताया? रूप गोस्वामी। और इसके अलावा आचार्य विश्वनाथ को याद रखिए, वात्सल्य रस को 10वां रस कहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी का है एक विशेषण है, तो किस विधि से निर्मित विशेषण है? ऑप्शन है संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि, क्रिया विधि या फिर प्रत्यय विधि। देखिए लोभ क्या है? लोभ एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा है तो संज्ञा विधि यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लोभ से ही क्या बना? ये लोभी बना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है काला घोड़ा तेज दौड़ता है। क्या है अगला क्वेश्चन? काला घोड़ा तेज दौड़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन है काला घोड़ा तेज या फिर दौड़ता है। तो क्रिया विशेषण किसे बोलते हैं ये पता होना चाहिए आपको। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण बोलेंगे। और यहाँ क्रिया क्या है? दौड़ना है, और दौड़ना की विशेषता कौन बता रहा है? तेज। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन है विवाद, रूप, सार या फिर आय। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आय। आप पूछेंगे तो किसकी आय पूछेंगे, ना कि किसका आय, या फिर अपनी आय बताएंगे, ना कि अपना आय बोलेंगे, ठीक है। जो शुद्ध रूप में बोलेंगे अपना आय बताएंगे कि अपनी आय, तो अपनी आय, अपनी आय बताइए बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा सार बोलेंगे तो किसी पाठ का सार, ठीक है। किसका सार? तो गद्यांश का सार, ठीक है। रूप, किसका रूप? विवाद, तो किनका विवाद? दो लोगों के बीच में ही हो सकता है हमेशा, ठीक है। तो विवाद, तो किनका विवाद? दोनों स्पष्ट है कि वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो यति, गति, लय या फिर तुक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यति। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, वाक्य में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है अनुप्रास, श्लेष, यमक या फिर अन्योक्ति। देखिए जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, ठीक है, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो और हर बार उसका क्या हो? अर्थ अलग हो, अर्थ क्या हो? अलग हो, वहाँ पास होता है यमक अलंकार। देखिए पहले बेर का मतलब क्या है? यहाँ पास पहला वाला बेर से मतलब है फल, इस बेर का मतलब है 3 बार, ठीक है। तो ये यहाँ पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण नहीं है? अघोष वर्ण मतलब जिसके उच्चारण में क्या हो? स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न नहीं होता। कंपन क्या होता है? नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं अघोष वर्ण। और अघोष वर्ण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण, पहले दूसरे वर्ण मतलब क ख ग क ख च छ त थ ट थ
ये और प फ ये दो वर्ण क्या होंगे, हमेशा अघोष होंगे। इसके अलावा इनके अलावा कौन से होते हैं, स और स, मतलब ये तीनों स होते हैं अघोष। और बाकी क्या मैंने जो बताया, पहला और दूसरा वर्ण। इसके अलावा सघोष वर्ण, सघोष वर्ण किसे बोलते हैं यह भी जान लीजिए। सघोष वर्ण मतलब जिसके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। और देखिए ये तो हो गया, तो बचे कौन, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, मतलब ग, घ, अंगा और ज, झ, य, इस प्रकार के जो वर्ण हैं वो होंगे। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा ये ह हो जाएगा आपका, ठीक है। ह भी क्या हो जाएगा, सघोष। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ह सघोष है। इसके अलावा सभी स्वर भी क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। ऑप्शन है पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है खूब लाभ होना, घूस लेकर ही काम करना, रिश्वत देना, या फिर पैसा देकर अपमान करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिश्वत देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य का आरंभ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इति श्री। देखिए श्री गणेश बोला इसलिए इति श्री हुआ है। अगर अथ मैंने बोला होता, अथ मतलब भी प्रारंभ होता है, तो इति मतलब समाप्त होता, लेकिन श्री गणेश के लिए इति श्री होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है नीलगाय, प्रिय सखा, कृताकृत, विद्याभ्यास। तो देखिए यहाँ पास कौन सा नहीं है, विद्याभ्यास यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्याभ्यास का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, विद्या का अभ्यास, विद्या का अभ्यास का यहाँ पास क्या हो जाएगा, कारक में आ जाएगा, मतलब यहाँ पास तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये नहीं होगा। इसके अलावा बाकी तीनों सभी क्या हैं, कर्मधारय समास हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। नहीं है पूछा गया, ध्यान देंगे। ऑप्शन है सदैव, जलौघ, ग्रुपदेश, या फिर परमोदार्य। देखिए वृद्धि स्वर संधि में मैंने क्या बताया था, अय और औ दो ही मिलेंगे आपको संधि स्थल पर। तो देखिए सबसे पहले तो ये मिल रहे हैं क्या, तो ऑप्शन सी में आपको नहीं मिल रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। बाकी सभी क्या है, वृद्धि स्वर संधि हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नारियल शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन है नारिकेल, देखिए सब अलग अलग प्रकार से लिखा है, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेलम। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। मात्रा का बस आपको ध्यान देना है कौन सा तत्सम सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मैंने मेरे को सुधार लिया है। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। मेरे को मतलब यहाँ पास मेरे को की जगह में स्वयं को आना था, तो स्वयं को आना था, और स्वयं के लिए हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं, सर्वनाम का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पास सर्वनामिक अशुद्धि है। ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर नहीं है पूछा गया। ऑप्शन है आ, ओ, औ, या फिर है। तो देखिए स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल और संयुक्त, ठीक है। मूल और संयुक्त होते हैं। तो देखिए इसमें आ जो है मूल है, ठीक है। मूल स्वर कौन कौन से हैं, अ, बड़ा आ, ई और बड़ी ई, ये सभी क्या हैं, मूल स्वर हैं, ठीक है, ये सभी। और इसके अलावा ऊ और बड़ा ऊ भी मूल स्वर है, ये सभी मूल स्वर। इसके अलावा जो शेष बच गए वे सभी क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। और इसके अलावा री भी मूल स्वर में आता है, ठीक है, री मूल स्वर है। तो यहाँ देखिए ओ किससे मिलकर बना हुआ है, तो आ, बड़ा आ प्लस ऊ से मिलकर बना हुआ है। औ किससे मिलकर बना है, तो बड़ा आ प्लस ओ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ए किससे बना है, बड़ा आ, सॉरी यहाँ पास क्या आ जाएगा, छोटा आ प्लस ई से मिलकर बना हुआ है, छोटा आ प्लस ई से। तो इससे मिलकर बना है ए बना हुआ है, और बड़ा आ प्लस ए से मिलकर बनेगा बड़ा ए। तो ये सभी संयुक्त स्वर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रेक्षक शब्द में कौन सी संधि है। प्रेक्षक शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन है दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि, गुण, या फिर अयादि स्वर संधि। प्रेक्षक में देखिए क्या है, प्र प्लस इच्छक, प्र प्लस इच्छक, मतलब यहाँ पास क्या हो रहा है, आ और ई मिल के क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं।
इसका मतलब यहाँ पास मैंने बोला था ए ओ और अर्म हो, जहाँ पास ए ओ अर हो वहाँ पास क्या होता है हमेशा गुण स्वर संधि। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता, यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन है पूर्ण वर्तमान, आसन्न भूत, हेतु हेतुमत भूत या फिर संदिग्ध भूतकाल। तो देखिए यदि मैं एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या हो रही है, निर्भर हो रही है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही हो तो वहाँ पास हेतु हेतुमत होता है। और हो जाता मतलब हुए नहीं, मतलब भूतकाल की घटनाएं घटित हो चुकी है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल। तो इस प्रकार ये 50 MCQ का यह सेट जो है समाप्त होता है। अगर आपको इन 50 क्वेश्चंस का PDF चाहिए, ठीक है, इन 50 क्वेश्चन का अगर PDF चाहिए विद आंसर तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। और इसी प्रकार और भी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।